हाय फ्रेंड्स, आई एम तारा पटेल। सो आज की वीडियो हमारी है हिंदी से, हिंदी प्रैक्टिस सेट से। तो गाइज क्या है कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमने हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट शुरू किया है उसका सेकंड आज प्रैक्टिस सेट डालने वाले हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है हिंदी प्रैक्टिस सेट यानी बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारे जो भी स्टूडेंट अभी हमारे वीडियो पर नए हैं वो हमारे बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ऑन कर ले ताकि टीआरपी क्लास की तरफ से वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है हिंदी प्रैक्टिस सेट पर। दोस्तों पहले क्वेश्चन पे देर ना करते हुए क्वेश्चन पर ही चलते हैं। दोस्तों वहीं पे चर्चा करेंगे, बीच बीच में बहुत सारी बातें हैं जो बताएंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है 51। हम जानते हो कि हम 51 से शुरू करते हैं और 100 क्वेश्चन पढ़ाते हैं जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन जो होते हैं 50 क्वेश्चन वो हो जाते हैं। हमने 50 क्वेश्चन का रखा है टारगेट जहां पर 50 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। दोस्तों 51 क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है साखी शब्द का तत्सम रूप, यानी साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो जो साखी शब्द का तत्सम रूप है आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों कितनी क्लीन यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप लोग देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। तो जो साखी शब्द का जो होगा उसका हो जाता है साक्षी। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि साखी जो है उसका जो तत्सम रूप होता है यानी संस्कृत से सीधे जो आया हुआ शब्द होता है वो होता है यानी साक्षी होगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो 52 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, यानी यहाँ भी तत्सम शब्द पूछ रहा है। तो दोस्तों तत्सम शब्द हमने बताया था संस्कृत का शब्द होता है यानी सीधे संस्कृत में जो आया हुआ है संस्कृत से उसी को हम तत्सम कहते हैं। दोस्तों तो देखिए सेकंड का जो कह रहा है कि इसमें देख लीजिए आप लोग ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन जो आपके सामने है तो क्या होगा तत्सम। तो देखिए ये सब जो है औगुण वैद उछाम यानी ये जितने भी हैं ये सारी ये सब ये तद्भव है। तो इसका जो तत्सम रूप है ये है अक्षर। सिर्फ इसमें जो है ये सिर्फ जो अक्षर आप लोगों को दिख रहा है ना, ये पॉइंट हम रख दे रहे हैं। ये जो ए ऑप्शन है यही हमारा अक्षर जो है ये हमारा तत्सम है। तो 53 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। जलधि का पर्यायवाची यानी जलधि का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी करके दिया गया है। एक पद्माकर है, सागर है, ताल है, कासर है। देखिए कौन सा होगा। तो इसमें जो ये ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा सही होगा। जलधि का पर्यायवाची है दोस्तों। तो जो जलधि का सही पर्यायवाची होता है वो होता है सागर, यानी सागर का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन पॉइंट दे रहे हैं, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और 54 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों 54 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने सिंह के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, यानी सिंह के उपयुक्त यानी जो 3 शब्द दिए गए ए बी सी डी इसमें से 3 जो है वो हमारे सिंह का पर्यायवाची होगा और जिसमें एक जो है वो नहीं है। तो उसमें जो नहीं है वही करना है। दोस्तों व्याध है, केसरी है, मृगराज है, मारीची है। तो देखिए व्याध भी सिंह के ही उपयुक्त शब्द हैं, केसरी भी उन्हीं को कहते हैं, मृगराज भी उन्हीं को कहते हैं। लेकिन जो मारीच है वो इसके पर्यायवाची नहीं है यानी सिंह के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। तो मारीची इसमें बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। 55 नंबर का क्वेश्चन जो आपके सामने है समीस का विलोम क्या है, यानी समीस का विलोम क्या है। दोस्तों जो समीस का विलोम क्या है दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं दोस्तों वो देख लीजिए। देखिए ऑप्शन के सामने है यहाँ पर केस भी, यहाँ पर निरामिष है, वैष्णु है, यह मांस रहित है और शाकाहारी है। तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा। समीस का होगा, निरामिष क्या होगा समीस का, यहाँ पर निरामिष ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलते हैं कृष पर। कृष का विलोम क्या होगा। तो कृष का जो विलोम होता है दोस्तों क्या होता है कृष का विलोम, यहाँ पर देख लीजिए। कृष का जो विलोम होगा वो होगा स्थूल। क्या होता है कृष का विलोम, यहाँ पर स्थूल होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। सूर्य उदय में कौन सी संधि है। दोस्तों सूर्य उदय में कौन सी संधि है, यहाँ
पूछ रहा है आपसे, संधि पूछ रहा है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, यड़ संधि है, विसर्ग संधि है। तो इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों? 57 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो सूर्य उदय, मैंने आपके लिए संधि का वीडियो डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। गुण संधि इसमें है, इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गुण संधि इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का है, वगीस। वगीस का कौन सा संधि विच्छेद सही है, यानी वगीस का आपका संधि विच्छेद करना है तो कैसे करोगे और कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 58 नंबर के लिए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो 58 के लिए होगा, पहला ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाक धन ईस, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वाक धन ईस। चलते हैं 59 क्वेश्चन पर, यानी 59 पर चलते हैं। सौतेली माता के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, यानी सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। तो सौतेली माता का जो प्रयुक्त शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर सौतेली का होता है विमाता, क्या होगा? विमाता। तो बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। 60 नंबर का क्वेश्चन है, जो पुरुष के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? जो पुरुष के अनुरूप हो उसे क्या कहेंगे हम? यहाँ पर जो पुरुष के अनुरूप है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके सामने बहुत है, पुरुष है, परोस है, यानी पौरुषिस है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? यहाँ पर जो ए ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, पुरुषोचित। यहाँ पर पुरुष का जो होता है वो होता है पुरुषोचित। तो चलते हैं 61 नंबर के क्वेश्चन पर। 61 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? उत्थान। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी उपसर्ग किस, आप लोग वीडियो भी देख लीजिए, उपसर्ग कितना अच्छा पहचान बताए हैं कि आप देखते ही पहचान लोगे दोस्तों। 61 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, उत्थान। उत्थान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हमने कहा था कि कहाँ पर जुड़ता है, जो आगे जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे हमारे लगता है एक नए शब्द का निर्माण करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उत्थान का पूछ रहा है, तो उत्थान का जो होगा वो क्या होगा? तो उत्थान का ऊ होगा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऊ होगा। तो चलते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पर। प्रति। प्रति उपसर्ग में किस शब्द में नहीं आया है, यानी प्रति उपसर्ग में, यानी जो प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं आया है। तो प्रति देखते हैं किन उपसर्ग में नहीं आया है। तो दोस्तों प्रतिदिन है, प्रतिध्वन है, प्रतिभा है और प्रतिभा, यानी प्रतिनिधि आप देख रहे हैं, प्रति प्रति प्रति, यानी 3 ऑप्शन तो बिल्कुल प्रति से मिल रहे हैं। कौन सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप लोग बहुत इजी जान लोगे। तो कौन सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है दोस्तों? तो एकदम आप लोग देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पर 62 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 62 नंबर का क्वेश्चन जो आपके सामने है, तो देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिभा जो है, ये प्रतिभा में प्रति नहीं लगा है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। चौराहा। चौराहा समास है, चौराहा में समास है, यानी चौराहा में कौन सा समास होगा? चौराहा, यानी 4 राहें, हमने समास की वीडियो बहुत पहले ही डाल दी, आप लोग देख लीजिए समास कितने इजी से पहचान लोगे। तो यहाँ पर कर्मधारय है, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास है, द्विगु है। चौराहा मतलब जहाँ पर एक तो यहाँ पर आप लोग इसमें जान नहीं पाते हो कि समझ नहीं पाते हो, आप लोग देख लिए द्विगु और जो बहुव्रीहि समास है, इसमें जो संख्या होती है उसे हम द्विगु के नाम से जानते हैं, जहाँ पर पहला जो शब्द है वो संख्यावाचक हो जाता है, लेकिन वो अगर किसी और को अर्थ दे दे, यानी तीसरा कोई अर्थ बता दे, तो उसे हम बहुव्रीहि समास में रखते हैं। लेकिन अगर द्विगु है, अगर अर्थ ना दे किसी और को, तो उसे हम द्विगु मान लेते हैं। यहाँ जो चौराहा कह रहा है, इसका मतलब ये द्विगु में जाएगा, किसी तीसरे को ना अर्थ दे, किसी तीसरा किसमें अर्थ ना आए, तो इसे हम द्विगु समास मानेंगे। यहाँ पर द्विगु बिल्कुल सही होगा। आप लोग बहुव्रीहि पर मत टिकिए करिए, क्योंकि इसमें कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तीसरा कोई अर्थ अपना देता तो हम इसे मान लेते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर मान लेते हैं, यहाँ पर चक्रधर, पार्डन, ये सब सारी जितनी भी हैं ये सारी इसमें चली जाती है, क्योंकि संख्या होते हुए भी इसमें चौराहे, यानी चौराहा जो है संख्यावाचक है, पहली बात तो ये द्विगु में जाएगा। तो 64 नंबर का क्वेश्चन है, आनंद मग्न। आनंद मग्न में समास है, आनंद मग्न, यानी देख रहे हैं कि इसमें ना तो बहुव्रीहि में मिल रहा है, ना ये द्विगु में मिल रहा है, ना ये कर्मधारय में मिल रहा है, और ये मिल रहा है तत्पुरुष में। आनंद मग्न यानी तत्पुरुष समास, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। चलते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन पर। प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? देखिए कितना
ये जो प्रकृति का सुकुमार कवि है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं गाइज। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं उन्हें हम सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि सुमित्रा नंद जो है ये प्रकृति की सुकुमार कही जाती है, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो आगे जो क्वेश्चन है 66 नंबर का, इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन से कवि भक्तिकाल का नहीं है। यानी भक्तिकाल के कवि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, हाई स्कूल इंटर से लेकर भक्तिकाल कवियों के कौन कौन से आते हैं कैटेगरी में। तो जो मीरा है ये भी तो भक्तिकाल की थी, और जो अब्दुल रहमान खाना ये भी तो भक्तिकाल के थे, और नरोत्तम दास भी भक्तिकाल के। लेकिन सेनापति जो है ये अब के हैं, तो इन्हें हम भक्तिकाल के नहीं कह सकते हैं। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ये भक्तिकाल के नहीं है। इस पहचानना बहुत ही आसान है, इजी है। अब देखिए ये एक महत्वपूर्ण लेखक और उनकी ये कृतियाँ हैं, उनकी लेखनी है। तो ये जो इनकी जो लेखनी है, इनकी जो कलम है, ये मधुशाला आप बहुत बार क्वेश्चन में आया है, पुलिस लेकर यूपी जब भी क्वेश्चन आए मधुशाला से लेखक के नाम और उनकी जो रचनाएं होती पूछी जाती है। यहाँ पर एक रचना दी गई मधुशाला पिछले वर्ष जब यूपी का पेपर हुआ था, कई बैचों में ये पूछा गया था कि मधुशाला के लेखक कौन हैं। तो मधुशाला के जो लेखक होंगे दोस्तों वो होंगे बच्चन। यानी बच्चन किसको कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी को हम बच्चन कहते हैं, उनका पूरा नाम हरिवंश राय बच्चन जी होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही, मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो 67 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। हम 68 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, निम्नलिखित में वर्तनी की शुद्ध से यानी दृश्य से शुद्ध शब्द है। यानी इसमें सारे शब्द गलत हैं और एक शब्द उसमें से सही है। एक शब्द दिया जाता है, वो कैसे एकदम शुद्ध लिखा जाता है वो पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें सारे ऑप्शन गलत है। सिर्फ एक ऑप्शन जो जिस शुद्ध दृश्य जिसे माना जाता है, लिखा तो सब जाता है, लेकिन क्या होता है कि जो शुद्ध दृश्य से माना जाता है उसे हम कैसे लिखेंगे, शुद्ध वर्तनियाँ जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, देख रहे होंगे ऑप्शन शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा था। देखिए यहाँ पर हमने पूछा था, ऑप्शन आपके सामने आ चुके होंगे। देखिए ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि स्वच्छ ऐसे लिखा जाएगा। देखिए आप लोग स्वच्छ कैसे लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 69 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 69 क्वेश्चन है। तो युद्ध दानों में कौन सा अलंकार होगा, युद्ध दानों में कौन सा अलंकार होगा पूछ रहा है दोस्तों। इजी है लेकिन समझ लीजिए, युद्ध दानों में कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर युद्ध दानों में जो होगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अब चलते हैं आगे क्या कह रहा है 70 नंबर का क्वेश्चन, मुख मायक यानी मुख मायक सम मंजू मनोहर, मुख मायक सम मंजू मनोहर में अलंकार है। तो यहाँ पर उपमा दी, देखिए जहाँ पर मुख मायक यानी कह रहा है कि समान, कह रहा है कि यहाँ उपमा दी जा रही है, तो क्या होगा उपमा अलंकार, उपमेय में जहाँ उपमेय की। तो ये दोस्तों आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, रूपक उत्प्रेक्षा उपमा। यहाँ पर हमने सारे ये शायद उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार के सारी वीडियो कैसे पहचाने ट्रिक के साथ यहाँ पर बता दिए हैं। आप लोग देख लीजिए, जब इंटर के हमने पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ये उपमा अलंकार है। देख रहे होंगे, इसे समझ भी पा रहे हैं, मुख मायक सम मंजू मनोहर। 71 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा छंद दोहा का उल्टा होता है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा छंद दोहा का उल्टा होता है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि दोहा का उल्टा क्या होता है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, दोहा का जो उल्टा होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो दोहा का जो उल्टा होता है आप लोगों को हमने बताया था कि सोठा दोहा का उल्टा है, जहाँ पर 11 13 मंत्र हमने पलट के भी दिखाया था और गिनकर भी बताए थे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सोठा का दोहा उल्टा होता है। और अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि सोठा किसका उल्टा होता है, वो दोही का होता है। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले भाई, आप लोग समझिए कि हम बता दे रहे हैं, आप लोग समझिए कैसे आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है।
देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 72 नंबर का क्वेश्चन आपको कह रहा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है दोस्तों। चौपाई को पहचानना और कितनी मात्राएं होती हैं, कैसे गिनना है, ये सारी बातें हमने वहाँ पर बता दी थी। जो चौपाई की मात्रा होगी आप लोग अच्छे से इंटर से पढ़ते आएंगे, हाई स्कूल तक पढ़ते आएंगे दोस्तों। तो जो चौपाई की मात्राएँ होती हैं यहाँ पर ये 17 होती है। चौपाई 17 यानी चौपाई जो होगी 16, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 17 नहीं, ये नीचे वाला ऑप्शन 16। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? 16 आप लोग हमने पढ़ा है चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 73 नंबर झांसी की रानी यानी झांसी की रानी कविता में रस है, यानी जो झांसी की रानी कविता है उसमें कौन सा रस है। रस कितने आसान से पहचाना जा सकता है? तो रस इसमें झांसी की रानी में आप लोग ने झांसी की जब भी रानी की बात आती है उनकी वीरता की ये बात हमारे सामने जरूर झलकती है झांसी की रानी की। तो दोस्तों इन्हीं से इनको पहचाना जा सकता है। जो झांसी की रानी है उनकी जो वो क्या कहते हैं, उनकी जो वीरता की गाथा आज तक हमारे सामने आई है, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि वीर रस उनके सामने, हमारे सामने जब भी उनकी कविताएं झलकती हैं तो उनके सामने एक ऐसी कविता होती है उसमें जो वीर रस की भावना हमारे सामने प्रकट होती है। और हम झांसी की रानी की कह सकते हैं कि उनकी जो कविता होती है उसमें वीर रस झलकता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम वीर रस की बात कर रहे हैं कि झांसी की रानी एक वीर नारी थी और एक प्रतिभाशाली नारी थी। तो यहाँ पर वीर रस बिल्कुल सही होगा। 74 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। सर पटकना, यहाँ पर एक मुहावरा पूछ लिया है, सर पटकना। सर पटकना का क्या अर्थ होगा? सर पटकने का जो अर्थ होगा वो क्या होगा दोस्तों? सर पटकने का क्या अर्थ होगा? मुहावरे का अर्थ यहाँ पर बताना है। सर पटकने का अर्थ क्या होगा? तो हताश होना, यानी किसी चीज़ से हार लेना, अपना सर पटक लेना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हताश होना, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौवा चला हंस की चाल, यानी कौवा चला हंस की चाल लोकवृत्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कौवा चला हंस की चाल लोकवृत्ति, यानी पूछ रहा है मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 75 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। तो कौवा चला हंस की चाल, तो यहाँ पर जो बातें आपके सामने ABC करके दी गई हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 75 नंबर के क्वेश्चन पर कितना ये पूछा गया है कि कौवा चला हंस की चाल में कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर जो ये देखिए अंधानुकरण, यानी जो कौवा है बहुत तेज़ी से चलता है, अगर वो हंस की चाल चलेगा तो बहुत धीरे धीरे चलेगा, इसका यही अर्थ होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर अंधानुकरण करना। और चलते हैं रस के अव्यय पर। रस के अव्यय का क्या अर्थ होता है? रस अव्यय, अगर आपसे पूछा जाए अव्यय रस क्या है, यानी रस के अव्यय हैं, यानी रस कितने प्रकार के होंगे। यहाँ पर 4 दिए गए, 5 दिए गए, 7 दिए गए, 9 दिए गए, कितने? तो यहाँ पे अव्यय पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो अव्यय है रस का वो पूछ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए रस कितने प्रकार का है तो आपको 9 लगाना है, लेकिन अगर वो पूछ रहा है और ये कितने हैं तो ये आप क्या कहोगे? तो यहाँ पर 4 होते हैं रस के, ये आप लोगों को 9 नहीं लगाना, क्योंकि वो रस के अव्यय पूछ रहे हैं, ना कि प्रकार पूछ रहा कितने प्रकार के होते हैं। तो 77 नंबर के क्वेश्चन तथा 77 पर चलते हैं। तो कितने चलते हैं मोटी, यानी मोटी शब्द है। देखिए जो मोटी शब्द है आपसे क्या पूछ रहा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। जो मोटी है वो कौन सा शब्द है? ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या है? तो देखिए जो मोटी है वो क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यानी क्या है इसमें आप लोगों को यही बताना है दोस्तों। तो जो यहाँ पर ये जो मोटी है ये पुल्लिंग है। देखिए दोस्तों मोटी जो होगा वो पुल्लिंग होगा। आगे 78 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। महाकवि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? पद्मावत जिस पर एक फिल्म बन चुकी है, जयशंकर जायसी जी की लिखी एक कविता पर पद्मावत की एक कहानी भी और एक कविता भी आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये ग्रंथ किस ग्रंथ में लिखा गया है? ग्रंथ पूछ लिया गया है यहाँ पर दोस्तों। तो भाषाएं देखिए, खड़ी बोली है, पांचाली है, अवधी है, ब्रज है। तो जो 78 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है वो कौन सा होगा? यहाँ पर जो ये लिखी गई है ये भाई खड़ी बोली में लिखी गई, ये बात आप लोगों को लिखना है, ध्यान
कि जो पद्मावत हो खड़ी बोली में लिखी है। 79 पर चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो हिंदी का पहला था वो देखिए कौन था भाई? 80 है। तो ये देखिए उदंत मार्तंड है। तो ये उदंत मार्तंड हमारे हिंदी का समाचार पहला था। चलते हैं निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनियाँ क्या है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है 81 नंबर पे ऑप्शन आप लोग दिख रहा है। ऑप्शन इसमें से शुद्ध है, 3 गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो देख लीजिए पढ़कर आप लोग, ऑप्शन हम बता रहे हैं कौन सा सही होगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ये भी ऑप्शन बिल्कुल सब भक्तों की मंडली जा रही थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रामचरित मानस में कुल कितने खंड हैं? तो रामचरित जो मानस है उसमें कितने खंड है दोस्तों, ये आपको बताना है। कितने हैं जल्दी से देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन तो हम भी बता रहे हैं, आप लोग अपना भी प्रैक्टिस करते रहिए। 82 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। तो रामचरित मानस में कितने खंड हैं? आप लोगों को पता भी है 7 खंड हैं। हम 7 खंड के नाम भी लेकर आएंगे कभी मौका मिला तो हिंदी में पढ़ाने का कि कौन कौन से खंड आते हैं। तो 83 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रसाद की रचना नहीं है? तो देखिए प्रसाद की एक ट्रिक बहुत अच्छी आती है, उसे हम ट्रिक को डालेंगे ताकि प्रसाद जी की सारी जो रचना है वो आप लोगों को याद हो। आंसू, झरना, कामायनी, ये सारी जो है ये सब जयशंकर प्रसाद की। लेकिन जो पल्लव है वो पल्लव जो है वो किसकी है? आप लोगों को बता दें कि पल्लव इनकी रचना नहीं है। तो पल्लव किसकी है ये भी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि पल्लव किसकी रचना है। पल्लव जो रचना है वो है हमारे सुमिंद्रानंद पंत की पल्लव की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा मुहावरा नहीं है? देखिए कौन सा मुहावरा नहीं है? घाव हरा होना, कान भरना, खून खौलना, निर्धन आदमी का होना, निर्धन आदमी होना। देखिए इसमें कौन सा नहीं होगा दोस्तों? आप लोग सारे मुहावरे सुने होंगे, समझे होंगे, तो समझ के जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों? ये देखिए जो इसमें सारे घाव हरा होना, ये सारी ऑप्शन जो यहाँ तक सी तक ये सारे मुहावरे हैं, लेकिन निर्धन आदमी कोई मुहावरा नहीं है, बस एक वाक्य है। ये बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर निर्धन आदमी होना। चलते हैं आगे 85 नंबर के क्वेश्चन पर। सरस्वती पत्रिका यानी सरस्वती जो पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, यहाँ पर बन जाता है दोस्तों। 85 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये जो सरस्वती ये पत्रिका के जो थे वो थे दोस्तों बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महाप्रसाद द्विवेदी यहाँ पर प्रसाद जी जो है ये हमारे सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो चलते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन पर। 86 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। काव्येश्वर यानी काव्येश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि है, यानी काव्येश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? संधि यहाँ पर संधि के नाम दिए गए हैं, नाम जल्दी से बोल देते हैं। गुण संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है। तो काव्येश्वर में कौन सी संधि होगी? यहाँ पर काव्येश्वर में कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो यहाँ पर गीर्घ, यहाँ पर बड़ी मात्रा है। मैंने बताया था कि जहाँ पर बड़ी मात्रा है, और ये सारे ट्रिक भी आप लोगों को बता देंगे कहाँ पर कैसे दीर्घ संधि होती है। 77 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव यहाँ पर एक शब्द आया था, तत्सम ने बताया था। अब तद्भव जान लेते हैं। तद्भव कहाँ पर है? एक तो देखिए तद्भव, देखिए सारे यहाँ पर मित्र है, साजन है, चर्माकर है, सज्जन है। तो कौन सा तद्भव यहाँ पर होगा दोस्तों? जो तद्भव शब्द है वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर तद्भव जो होगा वो साजन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, साजन। चलते हैं 88 नंबर के क्वेश्चन पर। छाती पर मूंग दलना यानी छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही विकल्प क्या है? तो यहाँ पर छाती के मूंग का दलना यानी कौन सा सही होगा ऑप्शन यहाँ पर? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा तंग करना, किसी व्यक्ति को तंग करना, यानी छाती पर मूंग दलना। आगे चलते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन। जो खाना मुक्त में मिलता हो उसे हम सही वाक्य से कैसे प्रयोग करेंगे? कैसे कहेंगे जो खाना मुफ्त में मिलता है एक शब्दों में? तो 89 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो उसे हम क्या कहें? लंगर। जहाँ पर खाना मुफ्त मिलता है उसे हम कहते हैं लंगर। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जहाँ पर लंगर चलते रहे कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ पर खाना खा सकता है, उसे हम कहते हैं मुफ्त का खाना मिलना।
90 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 90 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने निहित शब्द का अर्थ होता है। यानी निहित शब्द का अर्थ होगा, क्या होगा दोस्तों, मारा हुआ, नियात, नियाती, निहित। इसमें 90 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो निहित है ये मारा हुआ होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही होगा 90 में, कि निहित का जो सही अर्थ होगा वो मरा हुआ, यानी जो मरा हुआ होगा उसी को हम निहित कहते हैं। चलते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन पे। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो तितली के रचनाकार कौन है दोस्तों, यहाँ पर तितली के जो रचनाकार होंगे वो होंगे जयशंकर प्रसाद। कौन होंगे दोस्तों, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद तितली की रचना के लेखक हैं। चलते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन पे। वह हमसे फूट गया। तो इसमें इस वाक्य में फूट का क्या अर्थ होगा, यानी जो फूट गया, वो हमसे फूट गया का सही अर्थ क्या होगा फूट का। सिर्फ यहाँ पर फूट का पूछ रहा है, तो फूट का क्या मतलब होगा। 52 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जो 52 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें जो 52 नंबर का फूट का क्रोध, फूट का क्या अर्थ होगा दोस्तों। तो जो फूट का सही अर्थ होगा, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर फूट का बोल रहे थे 52 नंबर के क्वेश्चन पे अलग, यानी फूट किसी में जब अलगाव आ जाता है उसे हम फूट कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये ऑप्शन मतलब अलग होना, फूट का अर्थ क्या होगा, अलग होना। चलते हैं 93 क्वेश्चन पर। अंजनी पुत्र कौन कहलाते हैं। अंजनी के पुत्र कौन कहते हैं, राम, शिव, हनुमान। आप सभी जानते हैं अंजनी के पुत्र हनुमान को हम कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 94 क्वेश्चन पर। हिंदी छंद साथ में तुक का क्या अर्थ है। तुक आप लोग जानते हैं कि हमने जब तुक पढ़ाया था, यानी जब हम क्या पढ़ा रहे थे, छंद, यानी दोहा, अलंकारें, जितने भी छंद थे हमारे चौपाई, सोठा, उसी में तुक आता है। तुक का सही अर्थ क्या होता है, तुक जानना बहुत जरूरी। कितनी बार ये तुक शब्द पूछा गया है। तो 94 क्वेश्चन पर चलते हैं। तुक का मतलब होता है लय। क्या होता है तुक का मतलब, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर लय होता है। अब चलते हैं 95 क्वेश्चन पर। 95 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, 95 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारा। 95 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, हिंदी भारत में क्या नहीं है। हिंदी भारत में क्या नहीं है। तो हिंदी भारत में क्या नहीं है ये पूछ रहे हैं। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, विदेशी भाषा। देखिए ये आपको समझना है कह क्या रहा है। तो क्या रहा है यहाँ पर, तो देखिए हिंदी जो है वो हमारे संपर्क की भाषा तो है ही है, ये बात समझ लीजिए। हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, ये भी जान लीजिए। हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, ये भी जान लीजिए। लेकिन क्या नहीं है, ये विदेशी भाषा नहीं है। तो ये समझना है बस आप लोग को। डी ऑप्शन बिल्कुल ही आप सही पर, विदेशी भाषा नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में हिंदी भाषा का शब्द है पूछ रहा है। तो हिंदी भाषा का शब्द देख लीजिए, बेडरूम है, टिकट घर है, स्नान घर है। देखिए यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ लीजिए। 96 में कौन सा सही होगा ये हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। 96 में जो सही होगा हिंदी भाषा से वो स्नान घर बिल्कुल सही होगा। और सारे सब अलग अलग भाषाएं, अलग अलग देश की भाषाएं हैं। चलते हैं 97 क्वेश्चन पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो 97 जो क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ध्वनि होती है। क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले ध्वनि हमारी निकलती है, उसी को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। तो ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। 98 क्वेश्चन पर चलते हैं। रत्नाकर शब्द का अर्थ क्या होता है। रत्नाकर शब्द का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा। यहाँ पर रत्नाकर समुद्र का एक पर्यायवाची भी होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है दोस्तों कि 98 क्वेश्चन का रत्नाकर का सही अर्थ क्या होगा, समुद्र होगा दोस्तों। आगे चलते हैं 99 क्वेश्चन। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। हिंदी जो है वो किसका दिया हुआ है। तो ये भी यहाँ पर देखना है, याद रखना है यार, और देखना भी है कि हिंदी जो है वो किसकी देन है, किन देश की देन है। तो जो यूनानियों की देन है। यहाँ पर यूनानियों बिल्कुल सही होंगे, ना कि ये तुर्की की है, यहाँ पर ना यूनानियों की है ना आर्यों की है। तो ये
किसकी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई थी कि हम यूनानियों बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसकी जो देन है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ईरानियों की देन है, ना कि यहाँ पर यूनानियों। दोनों एक तरह से थोड़ा सा मिलते हैं मिस्टेक से, तो ईरानिया यानी ईरानियों की देन है। तो आगे 100 नंबर का यानी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा, मैंने संज्ञा पढ़ाई है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो कितना पहचानना और उसके उदाहरण भी दिए थे। 100 क्वेश्चन पर चलते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर जो भाववाचक होगा वो होगा कौशल। क्या होगा? कौशल। ये हमारे भाववाचक की संज्ञा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कौशल यहाँ पर भाववाचक शब्द के संज्ञा है। दोस्तों ये थी हमारी आज के 50 टॉप क्वेश्चन, यानी हमने 50 क्वेश्चन करवा दिए यहाँ